जर्नल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ रिसीवर और गिवर किस में आता है, कौन से अकाउंट्स में, कौन से टाइप के अकाउंट में? ये होते पर्सनल। ठीक है, और बाकी बचा हुआ क्या होता है, रियल। रियल वाला जो होता है वो असेट से डील करता है। पर्सनल वाला जो अपन ने 3 तरीके की पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, नॉर्मल नेचुरल पर्सनल होते हैं, और उसमें रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। ठीक है, और तीसरा हमने नॉमिनल पढ़ा था, नॉमिनल में खर्चे और इनकम कंसिडर की जाती है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे आज। तो तुम्हें पता है लास्ट क्लास में मैंने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट तुम्हें इसका बताया था, अब इसका प्रॉपर फॉर्मेट तुम्हें बताया। सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, सपोज करो, तो जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रहा है उसकी कोई डेट होगी, कोई पर्टिकुलर डेट पे ट्रांजेक्शन हो रहा होगा, तो सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट अपन बनाते हैं जर्नल एंट्री का, उसमें सबसे पहला जो अपन लिखते हैं वो लिखते हैं डेट कॉलम का, पहला कॉलम होता है डेट का। फिर होता है पर्टिकुलर्स, कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। फिर लिखते हैं LF, लेजर फोलियो, ये क्या है मैं तुम्हें समझाऊंगी। फिर लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट का कॉलम आता है रुपीज में। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है बनाने का। अब लेजर फोलियो तो तुम्हें जब समझ में आएगा जब मैं लेजर तुमको बता दूंगी, इसको आज अपन पेंडिंग रखते हैं, जब अपन लेजर पढ़ेंगे तब इससे कनेक्ट करके तुम्हें वहां समझा दूंगी। अभी तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मेट देखना है कि फॉर्मेट में एक लेजर फोलियो का भी कॉलम आता है। ठीक है, तुम लोगों ने मशीनरी परचेज करी है, ये तुम्हारा ट्रांजेक्शन है, मशीनरी परचेज करी, परचेज कितने रुपए की परचेज करी है, सपोज करो 1 लाख रुपए की करी है। तो जो पर्टिकुलर्स है ना, यहाँ पे हमें एंट्री लिखनी होती है। ये ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन कौन सी डेट को हुआ है, सपोज करो 1 अप्रैल 2019 को हुआ है, यहाँ डेट आ गया। फिर इससे रिलेटेड जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो यहाँ पे लिखनी है, लेकिन पहले हमें ये देखना पड़ेगा कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक बात मैं तुम्हें अभी बताऊंगी एक एंट्री समझाने के बाद। मशीनरी परचेज, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि परचेज कर रहे हैं हम लोग मशीनरी, लेकिन जब मशीनरी की बात होती है असेट है, ठीक है, ये गुड्स नहीं है। मशीनरी की बात होगी कि मशीनरी खरीदने की बात हो रही है, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट एक अफेक्ट हो रहा है, परचेज अकाउंट नहीं आएगा, मशीनरी अकाउंट अफेक्ट होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या हो रहा है, हम कैश पे करके आ रहे हैं। जब कैश पे करके आते हैं तो क्या होता है, हमें दूसरा अकाउंट कैश का अफेक्ट होता है। अब देखो कैश क्या है, असेट है, मशीनरी क्या है, ये भी असेट है। मशीनरी क्या कर रहे हो, खरीद के लेकर आ रहे हो, तो मशीनरी का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब असेट का बैलेंस इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट किया जाता है। सिमिलरली कैश क्या कर रहे हो, पे करके आ रहे हो, यानी कि तुम्हारा जो कैश का बैलेंस होगा, तुम्हारे पास रुपए पड़े होंगे 2-3 लाख रुपए, उसमें से क्या किया तुमने, 1 लाख पे कर दिया। जब 1 लाख पे कर दिया तो तुम्हारा बैलेंस रिड्यूस हो गया ना। जितने अमाउंट से बैलेंस रिड्यूस हो रहा है उतने अमाउंट से उस असेट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा असेट अफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। तो अपन एंट्री कैसे करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, और मैंने तुम्हें बताया था कैसे लिखते हैं, यहाँ पे डेबिट लिखा जाता है DR। ठीक है, और अमाउंट क्या है, 1 लाख, तो डेबिट वाली साइड में 1 लाख अमाउंट लिख देंगे। टू कैश, क्योंकि कैश पे करके आ रहे हो। अब देखो यहाँ तो तुमने DR लिख दिया, लेकिन यहाँ पे CR नहीं लिखा था, यहाँ पे लिखना पड़ता है अपने को टू कैश 1 लाख क्रेडिट साइड में। फिर अपने को क्या करना है, यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन को कैसे लिखते हैं, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। ये क्या है, ये जो नरेशन होता है ना, ये इस एंट्री को एक्सप्लेन करता है, इसलिए लिखा जाता है। नहीं तो हमें क्या पता चलेगा यार क्या चीज की एंट्री लिखी हुई है, कैसे किया हुआ है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम नीचे नरेशन लिखते हैं। ये प्रॉपर फॉर्मेट होता है अपना जर्नल एंट्री फ्रेम करने का। तुम लोग को समझ में आया। सबसे पहले अपन कुछ चीजों का मतलब समझ लेते हैं। पहली बात करेंगे अपन गुड्स की। अब मैं बहुत बार गुड्स बोलती हूँ, गुड्स क्या है, तुम बिजनेस कर रहे हो, किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, सपोज करो मोबाइल फोन, एज यूजुअल मैं हमेशा एग्जांपल लेती हूँ, मोबाइल फोन का बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, तुम क्या करते हो, मोबाइल फोन होलसेल में खरीद के लाते हो किसी कंपनी का। मैं तो स्टोर खोल के बैठी हूँ मोबाइल फोन का, तो उसमें क्या होता है, मैं सब तरीके के ब्रांड रखती हूँ, मैं सैमसंग भी रखती हूँ, मैं ना नोकिया भी रखती हूँ, मैं LG भी रखती हूँ, मैं आईफोन भी रखती हूँ, सब रखती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, सबका स्टॉक होलसेल में खरीद खरीद के लाके रख लेती हूँ, फिर उसको रिटेल में बेचती हूँ। होलसेल में मतलब मैं किसी से बल्क में खरीद के लाती हूँ,
और उसको एक एक दो दो पीस करके, किसी को एक चाहिए, दो चाहिए, जैसे भी, वो मुझसे आके खरीद के ले जाए, मैं स्टोर ओपन करके बैठी हूँ। ठीक है, तो ये मेरा बिजनेस है। तो मेरे लिए गुड्स क्या होंगे? जिस प्रोडक्ट में तुम बिजनेस कर रहे हो, जिस चीज में तुम डील कर रहे हो, वो तुम्हारे गुड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एंट्री लिखते हैं ना, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹2,50,000। अब देखो एक चीज समझना, यहाँ पे क्या लिखा? गुड्स, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा पता है? कौन सा अकाउंट ओपन होगा? परचेज अकाउंट ओपन होगा। बहुत सारी चीजें आएंगी अब इस बुक्स में, तब तुम्हें समझ में आएगा। देखो एक तो अपन गुड्स के रेस्पेक्ट में क्या क्या चीजें करते हैं। देखो गुड्स के रेस्पेक्ट में एक तो परचेज अकाउंट ओपन करते हैं, एक सेल अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, एक गुड ये स्टॉक अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन हम लोग गुड्स अकाउंट कभी भी नहीं लिखते। ठीक है, अब ये सब क्या है मैं समझाती हूँ अच्छे से, प्लीज समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे क्या हुआ। जब तुम गुड्स परचेज करके कर आए हो 2.5 लाख रुपए के, तो तुम लोग कौन कौन से दो अकाउंट ओपन करोगे? एक तो परचेज अकाउंट ओपन करोगे और एक कैश अकाउंट ओपन करोगे, कैश या फिर बैंक अकाउंट, क्योंकि बड़ा अमाउंट है तो अपन नॉर्मली ट्रांजेक्शन बैंक से करते हैं। दो अकाउंट तुम ओपन करोगे। अब एक और बात, जो परचेज अकाउंट होता है या फिर तुम बोलो सेल अकाउंट, ये दोनों पता है कौन सा नेचर का होता है? अपन ने तीन पढ़े थे, एक पढ़ा था रियल, एक पढ़ा था पर्सनल, एक पढ़ा था नॉमिनल। ठीक है, जो रियल होता है वो तो असेट्स के साथ डील करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल तो ह्यूमन बींग्स और अपन आर्टिफिशियल पर्सन और इन सब के बारे में पढ़ा था, वो था। नॉमिनल क्या था? ये इनकम और एक्सपेंसेस में डील करता है कि नहीं? तो ये क्या है? जो परचेज कर रही हो, तुम्हारा खर्चा, तुम खरीदारी करके आ रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए एक्सपेंस है, इसको तुम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करोगे। और जो सेल है, ये क्या हो रहा है? तुम बेच रहे हो, तुम कमा रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए क्या है? इनकम है। और ये किसके रिस्पेक्ट में, इसलिए मैं इनकम और एक्सपेंस बोल रही हूँ, ये तुम्हारे बिजनेस के रिस्पेक्ट में है। बिजनेस मतलब जिस गुड्स में तुम डील कर रहे हो, उन गुड्स को तुम या तो परचेज कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो। इसीलिए जब गुड्स के रेस्पेक्ट में होता है, ये मेरा बिजनेस है, इसलिए एक्सपेंस और इनकम रेस्पेक्टिवली कंसिडर किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब तुम लोगों को परचेज तो समझ में आ गया, तुम लोग को सेल भी समझ में आ गया। इन दोनों को अपन ने क्या कंसिडर किया है? ये नॉमिनल अकाउंट से। ठीक है, अब ये परचेज मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, अच्छे से समझना। सेल मेरे लिए क्या है? इनकम है। वेरी गुड, चलो बढ़िया, अच्छी इनकम हो रही है, सेल हो रही है। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग भी जब परचेजिंग शॉपिंग करके आते हैं, तो क्या होता है, कई बार घर आने के बाद सामान पसंद नहीं आता, तो अपन क्या करते हैं? परचेज रिटर्न करके आते हैं। मुझे कुछ सामान मैंने खरीदा था, अब बिजनेस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, जब मैं परचेजिंग करने जाती हूँ सामान की, जिस चीज का, जिस गुड्स का मेरा बिजनेस है, उसकी परचेजिंग करनी पड़ती है ना। होलसेल में खरीद के लाऊंगी तभी ना बेचूंगी, बेचूंगी क्या? मैं बना तो रही नहीं हूँ, मैं मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं होलसेल में खरीद के लेकर आ रही हूँ। दो ही तरह से तो होता है बिजनेस, या तो होलसेल में बल्क में तुम खरीदते हो और फिर रिटेल में बेच देते हो, या फिर तुम क्या करते हो? मैन्युफैक्चर करते हो और फिर उसको रिटेल में बेच देते हो। कैसे भी हो सकता है ना, बिजनेस है, बिजनेस में तो अपन कैसे भी कर सकते हैं, अपने ऊपर है अपने को कौन सा ऑप्शन चूज करना है। चलो ठीक है, ये बात तो यहाँ पे समझ में आ गई। तो क्या हुआ ना, जब मैं परचेजिंग करने गई थी, तो मैं क्या करी, मैं रहती हूँ जयपुर में सपोज, और मैं गई कहाँ पे? कोलकाता गई या मुंबई गई या कहीं पे भी गई परचेजिंग करने। वहां पे मैं क्या करी, जो मेरा सप्लायर है उससे होलसेल में बल्क में मैंने परचेजिंग कर ली। अब क्या होता है, मैं साथ में तो लेके नहीं आ सकती ना, वो क्या करता है अगला, वो ट्रांसपोर्ट में लगा देता है। अब जब कोई सामान ट्रांसपोर्ट में आता है, तो हो सकता है, अगर कपड़ों की परचेजिंग की है, मेरा कपड़ों का बिजनेस है, तो हो सकता है उसमें चूहे काट गए हो रास्ते में, या कोई ऐसा दाग लग गया हो, कोई भी तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो अगर वैसी कोई प्रॉब्लम हो गई है, जब सामान मैंने रिसीव किया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मैंने क्या किया? परचेज रिटर्न कर दिया। अगर परचेज मेरा खर्चा है, तो मैं परचेज रिटर्न कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है? एक्सपेंस मेरा रिड्यूस हो रहा है, एक्सपेंस मेरा डिक्रीज हो रहा है। ये क्या था? परचेज करने पर मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था एक्सपेंस, तो मैं क्या कर रही थी? इस अकाउंट को मैं क्या कर रही थी? खर्चे जब अपन के इंक्रीज होते हैं तो अपन डेबिट करते हैं, और जब रिड्यूस होते हैं तो अपन क्रेडिट करते हैं। तो ये बात पता है, तो अपने को यही करना है। परचेज अकाउंट अगर अपन एंट्री में ओपन करते हैं, तो अपन क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अगर मेरे परचेज रिटर्न हो रही है, इनकेस मैं वापस से सामान भेज रही हूँ, मुझे नहीं पसंद आया, ये रास्ते में खराब हो गया,
तो परचेज रिटर्न कर रही हूँ तो इस अकाउंट को मैं क्या करूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा खर्चा रिड्यूस हो रहा है। तुम लोग पूछा नहीं किसी ने कि मैम खर्चा कैसे रिड्यूस हो गया, तो ऐसे भी तो रिड्यूस हो गया खर्चा। ढेर सारे आउटलेट्स है। हाँ, आप देखो क्या हुआ, ये तो हो गई मेरी परचेज की कहानी। परचेज मेरा एक्सपेंस है, परचेज रिटर्न मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस रिड्यूस हो गया। एक्सक्यूज मी मैम। देखो परचेज की तो कहानी पूरी हुई, अब अपन सेल की थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं। अब देखो सेल करते हैं तो क्या होता है, सेल किसकी कर रहे हो, ऑफ गुड्स। गुड्स क्या है, जिसमें तुम बिजनेस कर रहे हो, सिंपल सी बात है। अब देखो इनकम होती है जब तुम कुछ बेचते हो, उससे कुछ कमाई करते हो तो वो तुम्हारी इनकम है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा बिजनेस है। इसलिए तुम जिन गुड्स में डील कर रहे हो वो तुम्हारा बिजनेस है, तुम उसमें बिजनेस करते हो तो तुम्हें इनकम होती है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। तो तुमने क्या किया, सेल्स करी, सेल्स इंक्रीज हो रही है तो सेल्स होती क्या, इनकम होती है। और इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब क्या हुआ ना, जैसे तुमने परचेज रिटर्न किया ना, वैसे तुम्हारा कस्टमर भी घर गया तुमसे सामान खरीद के, उसको पसंद नहीं आया। रिटेल में बेच रहे हो ना, अब आते हैं हमारे स्टोर पे भी सब लोग खरीदने, उन लोग को पसंद नहीं आता, ट्रायल करके जाएंगे कपड़ों का, घर जाएंगे तो बोलेंगे यार इसमें ये प्रॉब्लम हो गई, इसका कलर अच्छा नहीं, घर मम्मी को पसंद नहीं आया तो मैं खरीद लेके गई। तो क्या होता है, सेल्स रिटर्न हो जाती है। तो सेल्स रिटर्न क्या होती है, तुम्हारी कमाई रिड्यूस हो गई। जब इनकम रिड्यूस होती है तो उसको अपन डेबिट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, सेल किया था तुमने, सपोज करो 10,000 का, और सेल रिटर्न हो गई 2,000 रुपीज की, तो तुम्हारी इनकम कितने से रिड्यूस हो गई, 2,000 से। अब नेट इनकम तुम्हारी, नेट सेल 8,000 की हुई। ठीक है, अब देखो क्या है, जब ये इंक्रीज हुई सेल तो मेरे क्रेडिट किया था, रिड्यूस हुई जितने अमाउंट से उतने अमाउंट से डेबिट कर दिया। अब नेट क्रेडिट बैलेंस मेरा रह गया 8,000 का। क्या ये क्लियर हो गया तुम्हें? अब एक बात बताओ, हमने क्या क्या पढ़ लिया, परचेज पढ़ लिया, परचेज रिटर्न पढ़ लिया, सेल पढ़ लिया, सेल रिटर्न भी पढ़ लिया, और हमने गुड्स समझ लिया, गुड्स क्या है। अब स्टॉक समझ लेते हैं ना, एक स्टॉक की तो कहानी बची। स्टॉक क्या होता है, सपोज करो तुमने गुड्स में डील कर रहे हो तो तुम कैसे करते हो, तुम होलसेल में खरीद के लेकर आते हो, परचेज करते हो और रिटेल में बेच देते हो, ये करते हो, तुम्हारा ये बिजनेस है। अब क्या हुआ ना, हमने 1 लाख रुपए की परचेजिंग करके लेकर आए, उसमें से 80,000 का सामान बिक गया। अब तुम शॉपिंग परचेजिंग करके लेकर आते हो बिजनेस के लिए, क्या ऐसा जरूरी है कि जितना खरीदा सारा बिक जाए? नॉट पॉसिबल। होता मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि बचा हुआ रह जाता है स्टॉक। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, स्टॉक बचा हुआ रह गया, 20,000 का सामान बचा हुआ रह गया। अब मतलब क्या हुआ, स्टॉक, इसको मैं स्टॉक बोल रही हूँ, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। साल के आखिरी में इतना सामान बचा हुआ रह गया। स्टॉक मतलब कि टोटल यूनिट्स ऑफ goods unsold at the end of the year in terms of rupees। अपन उसका क्या करते हैं, इक्विवेलेंट अमाउंट निकाल लेते हैं। सपोज करो मैंने 10,000 यूनिट खरीदे थे, 10,000 सामान खरीद के लेकर आई थी, 10,000 यूनिट्स लेकर आई थी, उसमें से 8,000 यूनिट बिक गए और 2,000 यूनिट मेरे बच गए, अनसोल्ड रह गए यूनिट्स। इतना सामान अनसोल्ड रह गया, तो क्या हुआ, एक यूनिट मेरा 10 रुपए का है। तो जो अगर मेरा 2,000 सामान बचा हुआ रह गया तो इंटू 10 करूंगी तो 20,000 रुपए का सामान मेरा अनसोल्ड रह गया कि नहीं रह गया? क्या ये बात समझ में आ गई? अनसोल्ड स्टॉक रह गया एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना था, 2,000 यूनिट्स था, एट द रेट ₹10 पर यूनिट, यानी कि इसका अमाउंट क्या हो गया, ₹20,000। ये मैं क्या करूंगी पता है, मैं बैलेंस शीट में असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक शो करूंगी ऑफ ₹20,000। और क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, सामान यूनिट्स है ना जो मैंने नहीं बेचे, इस साल मेरे बच्चे में रह गए, ये मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है पता है, करंट असेट होता है। करंट असेट की डेफिनेशन मैंने तुम्हें क्या बताई थी कि विद इन 1 ईयर कन्वर्टेबल इनटू कैश है। इस साल नहीं बिका, अगले साल में 1-2 महीने में तो बिक ही जाएगा, पहले इनको बेचूंगी फिर नया सामान परचेज करके उसको बेचूंगी। यही करते हैं ना अपन, बिजनेस तो ऐसे ही करते हैं। गलतियां हम लोग करते हैं, उसको मैंने कोशिश की है रिड्यूस करने की। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर है तो
तुम लोग गलतियां कम से कम करोगे, और वो प्रैक्टिस से वो गलतियां जो बची कुची अगर होती हैं तो भी खत्म हो जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन सीख लो। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, कुछ ऐसी चीजें जो हमें ध्यान रखनी होती है। क्या होती है ऐसी चीजें? सपोज करो मैंने एक ट्रांजेक्शन किया, मतलब इफ इन द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू परचेज और सेल ऑफ गुड, अगर परचेज मैंने सपोज करो परचेज किया या फिर सेल किया ऑफ गुड्स, उस ट्रांजेक्शन में अगर क्वेश्चन में लिखा है गुड्स परचेज वर्थ ₹10,000, उसमें क्या हुआ, ना परचेजर का नाम है ना सेलर का नाम है, तो मैं क्या सीधी सीधी एंट्री करूंगी, या तो मैं परचेज अकाउंट खोलूंगी या फिर मैं सेल अकाउंट खोलूंगी, और मैं इसको फॉर कैश बोल रहे हैं ना, मैं क्या करूंगी, इसको क्या मानूंगी, ये मेरी कैश परचेज या कैश सेल, मैंने इसको क्रेडिट पे नहीं किया है, तो या तो परचेज अकाउंट होगा या कैश अकाउंट ओपन होगा, या फिर सेल और कैश अकाउंट ओपन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइन लिखी हुई उसमें सीधा सीधा बोला गया कि कैश कैश ट्रांजेक्शन है तुम्हारा, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं। हमें समझना पड़ेगा कब कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, कब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कब कैश ट्रांजेक्शन को पहचानने का, कि मैं कैसे पहचानूंगी कैश ट्रांजेक्शन है, जब वहां पे उन पर परचे मतलब जिनसे अपन ने खरीदा है या जिनको अपन ने बेचा है उनका नाम नहीं लिखा हुआ उसका एंट्री के अंदर। गुड्स सोल्ड, जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ, गुड्स सोल्ड फॉर ₹15,000, यहाँ पे सेलर का मतलब बायर का नाम नहीं है ना, किसने मेरे से खरीदा, क्या खरीदा, और सीधा रुपए दे रखे हैं, यानी कि मैंने कैश में बेचा है। अब सेकंड ट्रांजेक्शन क्या होता है, अगर कभी ऐसा ट्रांजेक्शन हो कि क्वेश्चन में बोल रखा है गुड्स सोल्ड टू हरी फॉर ₹15,000, अब इससे भी क्या तुम्हें लगता है कि हरी को बेचा, सामान बेचा, गुड्स सोल्ड, सेल्स अकाउंट एक तो खुलेगा फॉर ₹15,000, यानी कि हरी से पैसे भी मिल गए, यानी सेल्स और कैश अकाउंट होगा, ये कैश सेल्स है, यहाँ पे हरी का नाम नहीं आएगा, उससे अब अपने को कोई मतलब नहीं है, उसको मैं बेच के आई थी उसने पैसा भी दे दिया, तो मैं बुक्स में उसका नाम रिकॉर्ड नहीं करूंगी, फ्यूचर में मुझे उससे पैसे तो लेने नहीं है, तो मैं उसका नाम क्यों लिखूंगी। तो खाली दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा और एक कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। ये भी क्या है, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है। पहचानने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि अगर तुमने क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि गुड्स सोल्ड टू गोपाल वर्थ ₹10,000, इतने रुपए का सामान गोपाल को बेचा, कैश का कोई यहाँ पे नाम नहीं है, कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, कैश का कुछ बोला नहीं गया कि कैश में हो रहा है कि क्रेडिट में हो रहा है। बाय डिफॉल्ट तुमको क्या मानना है कि गोपाल ये क्रेडिट सेल है, ये मानना है। तो अपने को फ्यूचर में क्या होगा, गोपाल से पैसे मिलेंगे तो गोपाल मेरे लिए क्या हो गया, डेटर हो गया, और मुझे सिंस मुझे गोपाल से पैसे मिलेंगे तो एक अकाउंट तो गोपाल का खुलेगा और एक अकाउंट सेल्स का खुलेगा। अब देखो एंट्री कैसे होगी, डेटर क्या हो रहा है, असेट है, और यहाँ पे डेटर का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, गोपाल का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो असेट इंक्रीज हो रही है, तो असेट जब बढ़ती है तो अपन डेबिट करते हैं। सिमिलरली सेल्स क्या है, इनकम है, इनकम बढ़ रही है, इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री क्या होगी, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 15,000, 10,000, 10,000। क्या ये बात समझ में आ गई सबको?